राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इटावा की घटना को लेकर उठाया सवाल। उत्तर प्रदेश में इटावा की कथावाचक विवाद को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी जहां इस मुद्दे को पीढ़ी के नारे से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं औरैया दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। औरैया में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने 25 जून 1975 की आपातकाल की घोषणा को भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए इटावा की घटना पर भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कथावाचक का पद बहुत सम्मानित होता है, किसी को अपनी जाति छुपाकर समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उसे छिपाना अशोभनीय है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस तरह की घटनाएं समाज को बांटने और अपमानित करने की भावना को जन्म देती है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जाति छिपाकर फायदा उठाने की प्रवृत्ति निंदनीय है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि किसी भी समाज या जाति को लेकर उपहास या मजाक बनाना ठीक नहीं। सभी जातियों को सम्मान मिलना चाहिए। ये बहुत ही गलत परंपरा है कि कोई अपनी असली पहचान छिपाकर समाज में भ्रम फैला रहा है। ये समाज के लिए नुकसानदायक है और इसकी निंदा होनी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ गई। अब देखना यह है कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। इटावा से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता बुलाइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य? आज आपातकालीन जारी में 50 और तो उस समय ये घटना घटी थी, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन किसी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस कार्य को किया। वो कांग्रेस पार्टी थी, कहती रही हमेशा गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया। लोगों के मौलिक अधिकारों का शोषण भी किया, नारियों का उल्लंघन भी किया गया उस समय। और इंदिरा गांधी जी अपने लिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो हर काम करना चाह रही थी जो कि गलत है। उन्होंने न्यायपालिका, दर्शकों, विधायिका सभी का मुंह बंद कर दिया। कोई भी बात अपनी नहीं कर सकता था। जो भी लोग आवाज़ उठाते थे उसको सीधे जेल में डाल देते थे। ये इमरजेंसी भी दोनों ने लागू किया, जबकि इमरजेंसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। संविधान में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। अनुच्छेद हमारा 352, 356 और 360 कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है। राजकीय और हमारा देश के प्रति और साथ ही व्यक्ति कोई समस्या ऐसी नहीं थी। जब देश में कहीं कोई ऐसी समस्या है तब इमरजेंसी लागू होती है। राज्य में कोई समस्या है, असुरक्षा की भावना है, तब इमरजेंसी लागू होती है। या हमारी कोई व्यक्ति असुरक्षा की बात है तब हमारी इमरजेंसी लागू होती। तीनों बातें नहीं थी। उसके बाद में उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी को लागू किया और देश के सारे लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। कोई अपनी बात नहीं कह सकता था, कोई दो लोग खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते थे। इतना ज़्यादा लोग प्रताड़ित और परेशान थे। कहने की बात यह है कि हम संविधान नहीं बदलते, संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान सबसे पहले बदलने का काम उन्होंने किया और देश को असुरक्षा में डाला। और हम समझते हैं कि किसी भी तरह से वो ये चाहती थी कि सत्ता हमारे यहाँ तो बनी रहे। देश के इतने सारे लोगों ने अपना जो योगदान दिया, जो कि हम समझते हैं उनकी त्याग को देखा ही कहा गया। ऐसे ऐसे इतने सारे नाम हैं जिनका अभी इतिहास में कहीं जिक्र भी नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र सेनानी जो है, कहाँ कोई इनका नाम जानता है। हमारे बाबा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, कहाँ ऐसे नामों को जानता है जिन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन एक पार्टी की और कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो ये सोचती थी कि सत्ता हमारे पास भी है। आज भी राहुल गांधी यही सोचते हैं, जब भी कोई अच्छी बात आती है उसका विरोध करते हैं और हम समझते हैं उसका फायदा उठाते हैं कि अपनी बात कहने के जो मौलिक अधिकार है उसको जाके विदेशों में मीडिया के माध्यम से बुराई करने का काम करते हैं, जबकि अपने देश के सम्मान के लिए कोई भी बात ऐसी नहीं। आज हम सभी लोग उन लोग कार्यकर्ताओं की बचाने के लिए यहाँ आए थे जिन्होंने उसमें इमरजेंसी को नहीं देखा, नहीं जाना, जिससे हमारा कार्यकर्ता भी जाने कि किस तरह से लोगों ने त्याग तपस्या करके क्या समझते हैं। आरएसएस है, हमारे सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत त्याग और तपस्या की। ऐसे लोग हैं जो देश के लिए समर्पित हैं और अपनी भावनाओं को हमेशा आगे करते रहे। तो ऐसे लोगों की त्याग तपस्या को हमें जानना बहुत जरूरी है। भाई इटावा में कथावाचक को लेकर घटना हुई, इस पर क्या कहना है? देखिए, कथावाचक का पद बहुत सम्मानित है और अपनी वाणी के द्वारा वो ऐसा भी वक्तव्य ना दे तो अशोभनीय हो किसी भी तरह से। और इसमें हम समझते हैं कि अपना सम्मान और जात को छुपाना भी नहीं चाहिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को अपनी जान के नुकसान उठाने पड़ते हैं, लेकिन वो तो चलता ही रहता है। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है। कौन किस वर्ण में पैदा हुआ, कौन कहाँ पैदा हुआ, ये तो यहाँ बनने के बाद आई है सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था दी गई। लेकिन हर व्यक्ति इस तरह से उसका उपहास बनाए, ये भी अच्छी बात है। किसी भी एक समाज को लेकर अगर आप मजाक बनाएं, किसी दूसरे समाज में जन्म लिया है तो क्या वो बात तो नहीं है ना? हम जहाँ जन्म लिए हैं हम उस बात को बताने में गौरव महसूस करें। तो छुपा कर हम दूसरा बताकर अपने आप को बचाने की व्यवस्था में ना लगे, तो ये हम समझते हैं अशोभनीय था। और काफ़ी उन्होंने जिस तरह से एक जात समाज की बहुत ही निंदा की, ये अच्छा नहीं है। कल क्या प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज आज़ादी के बाद इस देश का जो सबसे काला अध्याय रहा आपातकाल का, उसके 50 वर्ष पूरे हुए। तो उन काले दिनों से देश की नई पीढ़ी को, जिन्होंने उसको देखा नहीं, जिन्होंने उसको भोगा नहीं, उन कार्यकर्ताओं को, उन सम्मानित नागरिकों को जानकारी देने के लिए आज हम लोग काले अध्याय की 50वीं वर्षगांठ बुलाई गई थी। और उसमें उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया कि देश में कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी तरह से धारा 352, 356, 360 का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा था, कोई देश के अंदर विद्रोह की स्थिति नहीं थी, कोई देश को विखंडित करने वाला नहीं था, देश की वित्तीय स्थिति भी ऐसी खराब नहीं थी, सरकार के प्रति असंतोष था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी का जो रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, उनके विपक्षी उम्मीदवार श्री राजनारायण जी ने जो रिट पिटीशन दाखिल की थी, उस रिट पिटीशन का निर्णय देते हुए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी को 6 वर्ष के लिए किसी निर्वाचित पद पर रहने से इनकार मना कर दिया था कि रह नहीं सकती हैं, इनकी ये योग्यता खत्म हो गई है सरकारी साधनों का दुरुपयोग करने के कारण। इंदिरा जी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर श्री फखरुद्दीन अली साहब के पर, और इन्होंने 25 जून की रात को इमरजेंसी लागू कर दी। इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता खंडित कर दी गई, बोलने की आज़ादी खत्म कर दी गई, देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उनके साथ अत्याचार किया गया। इन्हीं सब बातों के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने ये आप सब लोगों को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया।